हेलो बच्चों, मैं हूं महेश देशमुख और आप हो डीसीबी बायोलॉजी इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग यहाँ पे आपका 10th का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट किया है। सबसे पहले उसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। सारे वीडियो आपको इस चैनल पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, उसके बाद सेंट्रल डोग्मा, उसमें हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था बेटा इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन कैसे हुआ है ना, वो पूरा स्टोरी मैंने आपको एक लेक्चर में बताया है। उसके बाद हम लोगों ने देखे इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। अब आज की इस लेक्चर में हम लोगों को कुछ इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, उसके बारे में हम लोगों को देखना है ना। सो इवोल्यूशन के कुछ थ्योरीज है बच्चों, इवोल्यूशन के कुछ थ्योरीज हैं, वो हम लोगों को इस लेक्चर में देखने हैं। ओके, और इस थ्योरी में सबसे पहला नाम जिनका आता है, सबसे फेमस, वो है डार्विन। कौन है? डार्विन। ओके, सो डार्विन का नाम ऐसा कोई बंदा नहीं होता है जिसने डार्विन का नाम नहीं सुना है ना। तो इवोल्यूशन में सबसे फर्म और सबसे अच्छा थ्योरी देने वाले कौन थे? डार्विन थे, जिन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक लिखी थी। और इस बुक में उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में कुछ कहा था। एक्चुअली वो एक लंबे समय तक एक टूर पे थे, और उस टूर में उन्होंने अलग अलग बर्ड्स देखे, अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, अलग अलग इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व किया, और उनमें उनको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिख रही थी और कुछ डिफरेंसेस दिख रहे थे। और वो जो डिफरेंसेस थे वो उनके नीड के हिसाब से थे, है ना। और फिर उस पे से उन्होंने एक बड़ा सा कंक्लूजन निकाला, एंड दैट कंक्लूजन इज नथिंग बट दिस बुक, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दो चीजें आती है, उसमें एक आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक चीज कौन सी आती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और दूसरी चीज आती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो हम लोग कर रहे हैं आज भी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सो दो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस दुनिया में वही जिंदा रहेगा जो फिट है ना। और दूसरी चीज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक सिंपल सा लॉजिक हम लोग देखते हैं, जैसे एक फार्म है, एक फार्म है, हम लोगों ने क्या किया, इस फार्म में 10 कैटल को छोड़ दिया, और यह फार्म पूरी तरह से क्लोज है। अब एक चीज समझ लो, अब शुरू में जब तक फूड अवेलेबल है, ये 10 के 10 कैटल एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से फूड खाएंगे। जैसे जैसे इस फार्म का फूड खत्म हो जाता है, तो उनका क्या शुरू हो जाएगा? स्ट्रगल। क्या शुरू हो जाएगा? स्ट्रगल। उनको खाना मिलना चाहिए, उनको जिंदा रहना है, तो इसलिए क्या शुरू हो जाएगा? स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। और इस स्ट्रगल में कौन जीतेगा? जो फिट है। अबे ऐसा मान लेते हैं, इसमें से 2 कैटल के पास ऐसे सिंग है, 2 कैटल के पास क्या है? सिंग है, और बाकी के कैटल के पास नहीं है, तो अपने आप फाइटिंग में इनका पावर ज्यादा रहेगा और ये बाकी लोगों का पावर कम रहेगा। तो यहाँ पे कौन जिंदा रहेगा? ये दोनों जिंदा रहेंगे। बाद में फाइनली ये दोनों में भी फाइटिंग होगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपको इस दुनिया में जिंदा रहना है तो आपको पहले तो स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्ट होने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स है। फूड के लिए कंपटीशन है, शेल्टर के लिए कंपटीशन है ना। हमको खाने वाले कुछ प्रेडेटर्स होते हैं, उनसे हम लोगों को बचना है। तो ये सारी चीजों से हम लोग स्ट्रगल करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और इसमें कौन जिंदा रहेगा? जो फिट है, जो फिट है। तो ये चीजें कही थी डार्विन ने।
लेकिन डार्विन की थ्योरी दुनिया की मोस्ट फेमस इवोल्यूशनरी थ्योरी है, फिर भी कुछ चीजें वो नहीं बता पाए थे। उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी कि उन्होंने बताया था कि ये सारा करके सिर्फ एक नेचुरल सिलेक्शन ही ऐसा पॉइंट है। कौन सा? नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो नेचर क्या करता है? जो स्ट्रगल करता है और जो फिट है उसको सेलेक्ट करता है। नेचर क्या करता है? जो स्ट्रगल करने वाला है और जो फिट है उसको क्या करता है? सेलेक्ट करता है। उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन्स थ्योरी इज अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो थ्योरी है वो कैसी है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन नेचर किसको सेलेक्ट करने वाला है? जो स्ट्रगल कर रहा है और जो फिट है। लेकिन आज की डेट में हम लोगों को मालूम है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन एक ही ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है। सो नेचुरल सिलेक्शन इज द नॉट ओनली फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। सिर्फ अकेला नेचुरल सिलेक्शन फैक्टर नहीं है इवोल्यूशन के लिए। पहला ऑब्जेक्शन था डार्विन के थ्योरी पे। दूसरा ऑब्जेक्शन इस पे था कि हमारे में कुछ यूजफुल मॉडिफिकेशन है तो उसके साथ कुछ यूजलेस मॉडिफिकेशंस भी है। अगर हमारे पास कुछ यूजफुल मॉडिफिकेशन है ना, है तो उसके साथ हमारे पास कुछ यूजलेस मॉडिफिकेशन भी है, यानी जिनकी आज हमें जरूरत नहीं है। ऐसी भी कुछ चीजें हमारे बॉडी में दिखती है, तो फिर उसका रीजन क्या है? देन व्हाई देयर इज यूजलेस मॉडिफिकेशंस? सो ये डार्विन ने नहीं बताया था। पहली चीज उसने क्या बोली थी कि इवोल्यूशन किसकी वजह से हुआ? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। आज हम लोगों को मालूम है नॉट ओनली नेचुरल सिलेक्शन बट अदर फैक्टर्स लाइक म्यूटेशंस, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। जो आपको जब हम लोग आपका सेल डिवीजन देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तब भी आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग वेरी होते हैं हमारे पेरेंट्स से, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन एक फैक्टर नहीं है। उसके बाद उसने यूजफुल मॉडिफिकेशन और यूजलेस मॉडिफिकेशन का सिग्निफिकेंस नहीं बताया था। और तीसरी चीज, ही कैनॉट एक्सप्लेन अबाउट स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस। स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस के बारे में वो नहीं बता पाए थे, है ना। सो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम लोगों ने डार्विन के थ्योरी को डिनाई कर दिया है। अब उसके बाद नया थ्योरी था, वो भी बहुत फेमस था, दैट इज लैमार्किज्म। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लैमार्किज्म। ओके, अब लैमार्किज्म में क्या होता है बेटा? देखो, लैमार्क ने क्या बोला था? जिस ऑर्गन का, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इट इज अ थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ओके, यानी हम लोग कुछ ऑर्गन्स अगर यूज करते हैं, है ना, तो हमारे में वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होते 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 चला जाता है, और जो ऑर्गन हम लोग यूज नहीं करेंगे वो धीरे 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 डीजेनरेट होता है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए थे, है ना। उस एग्जाम्पल में जैसे कुछ बर्ड है, जैसे ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, उसने उसके विंग्स है, उसके पास बर्ड है, विंग है, लेकिन सालों से उसने वो विंग्स यूज नहीं किए, तो क्या हो गए? वो अब काम नहीं करते। सो दैट इज ड्यू टू डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब जनरेशन टू जनरेशन ऑस्ट्रिच के पास ये कैरेक्टर जा रहा है, वो उड़ेंगे नहीं। एक है थ्योरी ऑफ यूज का एग्जांपल, जिराफ। जिराफ की जो नेक होती है वो बहुत लंबी होती है, वो हमेशा बड़े बड़े ऊंचे जो प्लांट पार्ट होते हैं उसको ग्रेज करते हैं, यानी उसको खाते हैं। तो हाई टॉलेस्ट प्लांट पे ग्रेज करने की वजह से उनकी नेक जो है वो क्या हो गई है? लंबी हो गई है। कैसे हो गई है? लंबी हो गई है, सही है ना। तो ये किसकी वजह से? दैट ड्यू टू यूज। अब वो भी कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए थे। अब वो डक जो होता है ना,
वो क्या कर रहा है, उसके विंग से उड़ता नहीं है लेकिन स्विमिंग करता है। क्या करता है? स्विमिंग करता है, सही है ना। तो उसने उसके विंग्स को कैसे अडेप्ट किया? स्विमिंग के लिए अडेप्ट किया। तो लैमार्किज्म का क्या कहना था, आप ऑर्गन को यूज करोगे तो वो अच्छे रहेंगे, अगर उसको नहीं यूज करोगे तो वो खराब हो जाएंगे। जैसे आपका ब्रेन है, आज आप यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं करोगे तो भैया निकल जाएगा। आगे की जनरेशन पूछेंगी, अरे किधर डाल दिया तूने दिमाग। समझ में आ रहा है? तो लैमार्किज्म को अच्छे से समझो बेटा। पूछ यूज नहीं की, चली गई, ब्रेन यूज नहीं करोगे वो भी चला जाएगा इवोल्यूशन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैमार्किज्म। क्या बोलते हैं? लैमार्किज्म। अब लोहार जो होता है, लोहार हमेशा हथौड़े से मारते रहता है, हमेशा हथौड़े से मारते रहता है। तो उसका क्या होगा, ये जो शोल्डर्स है ये क्या हो जाते हैं, हमेशा ये मूवमेंट की वजह से वो स्ट्रांग हो जाते हैं। क्या वो उसके बच्चे के अपने आप मतलब पैदा होते ही स्ट्रांग रहेंगे? मैं टीचर हूं तो क्या मेरा बच्चा पैदा होते ही टीचर बन जाएगा, आपको पढ़ाने को आ जाएगा? नहीं ना। तो लैमार्किज्म को बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। लैमार्किज्म पूरा करेक्ट नहीं है, उसने तो दो चार ऐसे गिने चुने एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन वो फिर ऐसा अगर रहता तो हमारी एक जनरेशन ने अगर कुछ कर लिया तो आगे की जनरेशन तो अपने आप काम कर लेगी। तो लैमार्किज्म भी हम लोगों ने डिनाई कर दिया है। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में आपको दिया है स्पेसिएशन। क्या दिया है? स्पेसिएशन, है ना। तो स्पेसिएशन क्या है? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। व्हाट इज स्पेसिएशन? इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नया स्पीसीज बनना, नया स्पीसीज बनना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन। अब बेटा ये एक दिन, दो दिन, 4 दिन, साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल का काम नहीं है, इसके लिए हजारों साल लगते हैं। ऐसा मान लो कि ये एक रीजन था, यहाँ पे ये ऐसे इंसान थे, है ना, या बंदर थे, ये इतने बंदर थे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। अब इसमें से कुछ लोग इधर निकल पड़े ये डायरेक्शन में, कुछ लोग ये डायरेक्शन में निकल पड़े, यानी दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इधर का एनवायरनमेंट कुछ अलग है, इधर का एनवायरनमेंट कुछ अलग है, और ऐसे 10, 20, 30, 40 हजार साल अगर वो इधर के लोकेशन पे रहे तो अपने आप उनमें इतने चेंजेस हो जाएंगे कि आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। और इधर जो रह गए उनको लगेगा ये तो बहुत अलग है हमसे, इनको लगेगा ये तो बहुत अलग है हमसे। लेकिन अगर इनका डीएनए स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये तीनों कभी ना कभी सेम थे। अब नेचर चेंज था, इधर का नेचर अलग था, इधर का अलग था, तो उन्होंने क्या किया, उसके हिसाब से अपने बॉडी को अडेप्ट किया। अब ऐसे बॉडी को अडेप्ट किया तो दोनों के बॉडी में डिफरेंसेस आ गए, दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन के पोजीशंस चेंज हो गए। अब ये दोनों में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये दोनों पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, और जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा हम लोग बोलेंगे ये अलग स्पीसीज है। स्पीसीज का बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या आता है बेटा? जो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है उनको हम लोग बोलते हैं एक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? एक स्पीसीज। जो दो ऑर्गेनिज्म कितने भी सिमिलर रहने दो, अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो गए? वो अलग अलग स्पीसीज, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिएशन। तो जियोग्राफिकल बैरियर आने की वजह से होते हैं, किसी एक जगह पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया और वहां का पॉपुलेशन अलग अलग जगह फैल गया और हजारों सालों तक रह गया, तब स्पेसिएशन होता है। सो स्पेसिएशन एक दो दिन का काम नहीं है, ये लाखों हजारों सालों तक चलता है। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें दी हुई है। इसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है, एंड दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। तो वो हम लोगों को एक बार देखना है। फिर भी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका ये डार्विन वाला चीज जो है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलो आते हैं एक बार डार्विन पे। देखो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बोल रही है बच्चों? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बोल रही है? अच्छे से ध्यान देना है आपको। So Charles Darwin had collected innumerable specimen of plant and animal. इसका मतलब उसने बहुत सारे प्लांट और एनिमल देखे थे, and depending on the observation, he published theory of natural selection which preaches the survival of the fittest.
यानी बहुत सारे प्लांट और एनिमल को देख के, उनको ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको क्या बताती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसके लिए डार्विन ने एक बुक पब्लिश किया था, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट, व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, यानी सारे ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का रेट इतना होता है बच्चों कि कुछ साल में पूरी दुनिया में सिर्फ वही दिखेंगे, इतना रिप्रोडक्शन का रेट है। क्या सच में ऐसे होता है? नहीं होता है, सब तो बैलेंस चल रहा है। फिर कैसे? तो उसके लिए कौन सी चीजें आती है, देखो, ऑल द ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट विद ईच अदर। ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे भैया, कॉम्पीट करेंगे। एक अगर बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस हो रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है, तो फूड कम गिर जाएगा, बाकी के प्रीडेटर्स आ जाएंगे, उसको खाएंगे। समझ में आ रहा है? विद ईच अदर इन द लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, and in this competition only those organisms sustain which show the modification essential for the winning competition। तो इस कंपटीशन में सिर्फ वही जिंदा रहते हैं जो खुद को अडेप्ट करते हैं। बेटा आपको भी अगर इस कंपटीशन में जिंदा रहना है, एग्जाम वाली कंपटीशन में, तो आपको खुद में अडेप्टेशन करने पड़ेंगे, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई विनर नहीं बनता है भैया, उसके लिए अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं। और ये मैं नहीं कहता भाई, ये तो डार्विन कह रहा है। थ्योरी ऑफ एग्जाम सिलेक्शन सुन लो बेटा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्ट्रगल करने के लिए बहुत रात दिन पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई को अच्छे से याद रखो, तभी कुछ होने वाला है। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता है। Okay, however, besides this natural selection also plays important role, because nature select only those organisms which are fit to live and rest perish। बाकी के क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बाकी के क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। सस्टेनिंग एंड सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयरफॉर गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। समझ में आ गया? ओके, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस है। क्या है उस पे? कुछ ऑब्जेक्शंस है। कौन से ऑब्जेक्शंस है? चलो कौन से ऑब्जेक्शंस है देख लो एक बार। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अकेले नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन नहीं हुआ है भाई। उसके बाद डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है उसने। और तीसरी चीज, स्लो और एब्रप्ट चेंजेस के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए डार्विन के थ्योरी को हम लोग पूरा एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ ऑब्जेक्शंस है। समझ में आ गया है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया है? चलो लैमार्किज्म देख लेते हैं। ये देखो, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, है ना, उनके बारे में देख लेना एक बार। चलो लैमार्किज्म देख लेते हैं। लैमार्किज्म का क्या कहना था? लैमार्क एक जीन बैप्टिस्ट था। क्या था? एक बैप्टिस्ट था। ओके, देखो क्या बोल रहा था। ओके, so Jean Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन को, और उसके पीछे का रीजन क्या है भैया? एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं बहुत एक्टिव हूं, मैंने ब्रेन यूज किया, मेरा ब्रेन रहा है। आपने अगर नहीं यूज किया तो आपके आगे के जनरेशन को ब्रेन नहीं मिलने वाला। लिख लो मेरे से। किसने कहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, लैमार्क कह रहा है। अगर आप एक्टिविटी रखोगे तो ऑर्गन रहेगा, अगर नहीं रखोगे तो भैया वो गया समझो। फिर नेक्स्ट जनरेशन बोलेंगी हमारे दादा के पास ये था, वो था और ब्रेन भी था, हमारे पास नहीं है। जैसे हम लोग आज बोलते हैं ना, हमारे दादा के पास इतने एकड़ जमीन थी, आज नहीं है। वैसे आपकी जो आगे की जनरेशन बोलेंगी हमारे पास इतने किलो का ब्रेन था, आज नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? ड्यू टू लेजीनेस। किसकी वजह से नहीं है? ड्यू टू लेजीनेस। आगे देखो बेटा, इसी को उन्होंने क्या किया था? ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज अ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। नेक्स्ट, फर्दर ही सेड दैट the neck of giraffe has become too long due to browsing of leaves of tall plants। मैंने बोला आपको जिराफ की नेक
लंबी क्यों हुई? क्योंकि वो टॉल प्लांट पे खाना खाता था। नेक्स्ट, शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ, ये तो नहीं होता है यार, मैंने तो आपको बताया है एक्सेप्शन। विंग्स ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू, है ना, उनके जो विंग्स है वो वीक हो गए। कैसे हो गए? बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। उसके बाद उनके जो लेग्स है ना, लेग्स ऑफ स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग। इन्होंने इनके जो लेग्स है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? अभी वो स्विमिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन, स्नेक ने उनके पैर नहीं यूज किए, वो चले गए। कौन कह रहा है? लैमार्क कह रहा है। ओके, और ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये सारी चीजें बताई थी लैमार्किज्म, है ना, लैमार्क नहीं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं लैमार्किज्म। क्या बोलते हैं? लैमार्किज्म। क्लियर है बच्चों? यहां तक, यहां तक क्लियर है? चलो ये देखो, जिराफ बताया। So development of organ due to specific activities or their degeneration due to no use at all was widely accepted, लेकिन ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, देखो यार मैंने यूज नहीं किया तो वो काम की नहीं है, यूज किया तो काम के, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें ट्रांसफर होती है, इसकी 100% गारंटी नहीं है ना। इसलिए हम लोगों ने लैमार्किज्म के थ्योरी को डिस्प्रूव किया। फिर आया स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल is the effect of evolution. Species is the group of organism that can produce fertile individual, यानी जिनमें रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग एक स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक स्पीसीज बोलते हैं, है ना। आगे देखो, each species grow in specific geographical condition, हर एक स्पीसीज क्या करती है? grow in specific geographical condition. Their food habitat and reproductive ability and period is different. उनका food habitat reproductive ability अलग अलग होती है। However, genetic variation is responsible for the formation of न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन, यानी पहले जो थी उससे अगर नई स्पीसीज बननी है तो उसमें क्या होना चाहिए बच्चों? जेनेटिक वेरिएशन होना चाहिए। बिसाइड्स जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। सो जेनेटिक्स के अलावा कौन से फैक्टर है? मैंने आपको बताया जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस। ओके, और इनकी वजह से भी, यानी देखो, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन। इसको अच्छे से याद रख लेना भैया, समझ में आ रहा है? अब देखने जाएंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको ये डायग्राम बता दूं, है ना, और इस डायग्राम का मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक क्या है भैया? an ancient Egyptian Dr. Ram went to Australia। किधर गया भैया डॉक्टर राम? went to ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को गए हैं। किसके लिए गए हैं? मजा करने नहीं गए, फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फॉर स्किल डेवलपमेंट, है ना, फॉर स्किल डेवलपमेंट इन MNC। सो an Egyptian Dr. Ram went to Australia for skill development program in MNC and for ancient animal like lemur, ये देखो पेड़ पे चढ़ने वाला। फिर धीरे धीरे ये ऐसे बने हम लोग जिसको बोलते हैं इजिप्टोपिथेकस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इजिप्टोपिथेकस। उसके बाद आया ड्रायोपिथेकस, डॉक्टर के लिए क्या है? ड्रायोपिथेकस। उसके बाद आया रामापिथेकस। उसके बाद कौन आया? रामापिथेकस। उसके बाद आया ऑस्ट्रालोपिथेकस। उसके बाद स्किल्ड मैन, है ना, और उसके बाद आया इरेक्ट पोस्चर, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर इन मल्टीनेशनल, है ना, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, निएंडरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन मैन, MNC, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, निएंडरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन। कैसे याद रखोगे बच्चों?
An Egyptian Dr. Ram went to Australia for skill development in MNC. An Egyptian Dr. Ram went to Australia for skill development in MNC. And for ancient lemur, Egyptian for Egyptopithecus, Doctor for Dryopithecus, Ram for Ramapithecus went to Australia, Australia for Australopithecus, है ना, for skill development, for skilled man, है ना, फॉर स्किल्ड मैन इन एमएनसी, यम फॉर मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, उसके बाद निएंडरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन मैन। तो ये ट्रिक को अच्छे से याद रखो बच्चों। एंड इजिप्शियन डॉक्टर राम वेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्किल डेवलपमेंट इन एमएनसी। समझ में आ गया? ये ट्रिक समझ में आ गया? ओके, चलो चलो ये देखते ह्यूमन इवोल्यूशन। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। भैया किससे बनते आए हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर गिवन बिलो। ये पिक्चर में तो मैंने आपको सब बता दिया। एंड इजिप्शियन डॉक्टर राम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन एमएनसी। Ancient Egyptopithecus, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, उसके बाद मैन विद इरेक्ट स्किल मैन विद इरेक्ट पोस्चर, निएंडरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन मैन। सो लास्ट डायनासोर डिसअपियर अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। 7 करोड़ साल पहले वो डिसअपियर हो गए और उस टाइम पे मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व होना शुरू हो गए। उसके बाद टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर। 4 करोड़ साल पहले पूंछ को पीछे छोड़ दिया है बच्चों हम लोगों ने। कितने साल पहले पूंछ को पीछे छोड़ दिया? 4 करोड़ साल पहले। 4 करोड़ साल पहले पूंछ निकल गई, पूंछ निकल गई। वैसे ही ब्रेन निकल जाएगा पढ़ाई नहीं करोगे तो। द डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन। देयर हैंड्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड दस एप लाइक एनिमल वेर इवॉल्व, है ना, उनसे हम लोग थोड़ा सा डेवलप हो गए। फिर दिस एप लाइक एनिमल्स रीच टू साउथ एंड नॉर्थ एशिया। वहां से वो निकले और साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में आ गए, यानी हमारे इधर। फाइनली इवॉल्व्ड इनटू गिब्बन एंड ओरंगुटान। रिमेनिंग एप लाइक उधर ही रह गए अफ्रीका में और उनसे बन गए गोरिल्ला एंड चिंपांजी। क्या बन गए उनसे? गोरिल्ला एंड चिंपांजी। और ये 2.5 करोड़ साल पहले हुआ है। ये कब हुआ है? 2.5 करोड़ साल पहले। ये देखो। फिर उसके बाद वो एप स्टार्ट किया उन्होंने फॉरेस्ट में रहना। फिर ड्राई एनवायरनमेंट हो गया। क्या हो गया? ड्राई एनवायरनमेंट। उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा? जमीन पे आना पड़ेगा। अब जमीन पे ऐसे तो नहीं रह सकते थे, उनको सीधा होना पड़ा और धीरे 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 करते वो सीधा हो गए। मैन विथ इरेक्ट पोस्चर बोलते हैं अपन उसको। क्या बोलते हैं? मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। फिर उसके बाद फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ रामापिथेकस एप फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। देखो दोनों किधर थे? नॉर्थ इंडिया और ईस्ट अफ्रीका। कौन थे? रामापिथेकस। उधर से ही चलते 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 आए थे वो। आफ्टरवर्ड दिस एप ग्रोन इन साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट। और धीरे धीरे वो इंटेलिजेंट होते चले गए। धीरे धीरे वो इंटेलिजेंट होते चले गए। और देखो, और देखो, ये है the morphology of this human like animal started to appear like to be the member of genus Homo। 20 लाख साल पहले हमारे जैसे दिखने लग गए। फिर हुए स्किल्ड मैन, फिर उसके बाद इरेक्ट पोस्चर, और उसके बाद ये जो थे वो चाइना और इंडोनेशिया में थे, है ना। और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन यानी स्ट्रेट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन। फिर ब्रेन डेवलप होता गया होता गया होता गया और फाइनली फर्स्ट वाइज मैन बोलते हैं हम लोग उसको, वाइज मैन, होमो सेपियंस। कौन? होमो सेपियंस, ये बन गए। निएंडरथल मैन को हम लोग कंसिडर करते हैं एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। निएंडरथल मैन को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। द क्रो-मैग्नन जो 50,000 साल पहले था, ओके। उसके बाद 10,000 साल पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चरल शुरू किया बच्चों।
10,000 साल पहले हम लोगों ने खेती करना शुरू किया, कम से कम 5,000 साल पहले हमारी कल्चरल डेवलपमेंट हो गई थी, है ना, और हम लोग एक साथ रह रहे थे, और 400 साल पहले हमारा साइंस डेवलप होना शुरू हुआ, और 200 साल पहले हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई। 200 साल पहले इंडस्ट्रीज, 400 साल पुराना हमारा साइंस है, 5,000 साल पुराना हमारा कल्चर है, 10,000 साल पुराना हमारा एग्रीकल्चर है। समझ में आ रहा है? 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर, 4,000 साल पहले हमारा, 5,000 साल पहले हमारा कल्चरल डेवलपमेंट, उसके बाद 400 साल पुराना हमारा साइंस, और 200 साल पुराना हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो बच्चों ये था हमारा पूरा टॉपिक, हेरिडिटी और इवोल्यूशन हम लोगों ने देखा है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। मैं यहाँ पे आपको नंबर लिख के देता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट रहा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।